Hello students, today we will start chapter 9, that is debentures. Okay, so first meaning of debenture. Debenture is a written document issued by the company acknowledging the debt. Okay, so debenture is a type of loan for a company. शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों का पर्पस सेम है. दोनों ही में कंपनी जो है पब्लिक से फंड्स लेती है. ओके, तो डिबेंचर इज़ अ टाइप ऑफ लोन. तो उस लोन के लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है. तो उस डॉक्यूमेंट में सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं डिबेंचर्स. ओके, तो ये डिबेंचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेप्ट. तो जो डेप्ट कंपनी ने लिया हुआ है उसको एक्नॉलेजमेंट करते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट. ओके, दैट इज़ डिबेंचर. ओके, तो शेयर्स और डिबेंचर्स के दोनों के कॉन्सेप्ट सेम हैं, न्यूमेरिकल्स भी ऑलमोस्ट सेम बनते हैं. ओके, तो ये जो चीज़ हैं जो अपने शेयर्स में जो सीख के रखे हुए हो वही आपको कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स में भी यूज़ करना है. बस कुछ फीचर्स अलग हैं डिबेंचर्स के, तो वो आपको थ्योरी में पढ़ने हैं अभी. ओके, सो फीचर ऑफ डिबेंचर्स. It is a practice to prefix debentures with the rate of interest, for example 7% debentures. ओके, तो जैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मैंने आपको बताया था, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन होना चाहिए हमेशा. जब भी लिखेंगे, जब भी ये वर्ड यूज़ होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मेंशन होगा. तो वैसे ही डिबेंचर्स हैं, तो डिबेंचर्स में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि फिक्स रहता है ये हमेशा मेंशन होगा. खाली डिबेंचर्स नहीं लिखना है. तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को के साथ ही डिबेंचर्स वर्ड यूज़ करना है. ओके, सो इट इज़ अ प्रैक्टिस टू प्रिफिक्स डिबेंचर्स विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल 7% डिबेंचर्स. ओके, तो सिर्फ डिबेंचर्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 7% डिबेंचर्स. तो 7 यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है. ओके, इट इज़ बोरोइंग ऑफ अ कंपनी. सो डिबेंचर इज़ अ बोरोइंग ऑफ अ कंपनी. ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं. ओके, तो बोरोइंग है कंपनी के लिए. बोरोइंग मीन्स इज अ टाइप ऑफ लोन. इट्स अ टाइप ऑफ लोन फ्रॉम पब्लिक. ओके, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट. तो लोन एक तो होते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, लाइक बैंक्स, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. तो जब भी पब्लिक से टाइप ऑफ लोन फंड जो है कंपनी लेती है इसे कहते हैं डिबेंचर्स. ओके, interest on debenture is a charge against profit. That is, interest is paid whether company earns profit or incurs loss. ओके, तो जो डिबेंचर में जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. तो इंटरेस्ट, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को पे किसी भी हालत में पे करना ही होता है. ओके, बिकॉज इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो कंपनी को पे करना ही है. Okay, this is not an appropriation, this is a charge against profit. So debenture is normally secured by way of charge against assets of the company. Okay, तो कभी भी जो डिबेंचर है मैक्सिमम टाइम्स जो है डिबेंचर्स चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ही होते हैं. चार्ज अगेंस्ट एसेट्स मीन्स एसेट्स को एक सिक्योर रूप में दिया जाता है. ओके, सपोज कंपनी ने 1 लाख का डिबेंचर इशू किया है, तो 1 लाख का कोई जो एसेट्स है उसको अगेंस्ट में कोलेटरल रखा जाता है. ओके, तो इसलिए कहा जाता है इसे बाय वे ऑफ चार्ज अगेंस्ट एसेट्स. ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको. और तो जो कोलेटरल है उसी को यहाँ पे चार्ज कह रहे हैं. जो भी एसेट्स को कोलेटरल किया जाता है डिबेंचर्स के अगेंस्ट में. द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट. अब डिबेंचर की डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा रहेगा. जो मेन हेडिंग्स हैं ये हैं रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट और डिबेंचर का पीरियड. ओके, ये जो है नॉर्मली डिबेंचर के डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है. ओके, कितना अमाउंट लिया गया है, उसमें क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे. ओके, तो ये हो गया मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. सो शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों का पर्पस एक ही है कंपनी के लिए. कंपनी जो है फंड्स रेज करती है पब्लिक से. ओके, तो रेज करने के 2 तरीके हैं, या तो शेयर से कर रहे हैं या डिबेंचर से कर रहे हैं. तो शेयर्स तो आपने सब सीख चुके हो, तो अभी चैप्टर 9 में हम करेंगे डिबेंचर्स. ओके, तो न्यूमेरिकल्स इसके सब
जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स के सारे सेम हैं, बस आपको शेयर्स की जगह डिबेंचर्स वर्ड यूज करने हैं। ओके, तो अब करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। फर्स्ट, ओनरशिप। डिबेंचर इज अ बोरोइंग ऑफ अ कंपनी, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर आर लेंडर ऑफ अ कंपनी। सो डिबेंचर क्या है? ये कंपनी के लिए बोरोइंग है, टाइप ऑफ लोन है। सो जो भी डिबेंचर्स लेते हैं, जो भी पब्लिक डिबेंचर्स लिए हुए हैं, वो क्या हो गए? कंपनी के लिए एक टाइप के लेंडर्स हो गए। लेंडर्स मीन्स जो भी क्रेडिट में फंड्स देते हैं। ओके, सो डिबेंचर्स आर टाइप ऑफ लेंडर ऑफ अ कंपनी। ओके, जिन्होंने कंपनी को बोरोइंग दिया हुआ है, यानी कि लोन दिया हुआ है। ओके, नाउ शेयर्स, शेयर इज द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, देयरफॉर शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ अ कंपनी। अब शेयर्स आपने किया हुआ है, शेयर में क्या होता था? जितने भी अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होते थे। तो कैपिटल किसका होता है? ओनर्स के। सो इसलिए शेयर इज द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, देयरफॉर शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ अ कंपनी। तो समझ में आया? डिबेंचर होल्डर्स आर lender of a company and shareholders are the owner of a company. Clear? This is the main difference. Now return, जो भी डिबेंचर्स लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, उनको रिटर्न में क्या मिलता है? ओके, तो डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलेगा और शेयर्स में डिविडेंड मिलेगा। ओके, सो डिबेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट, यानी कि रेट जो है फिक्स होता है। ओके, डिबेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट whether the company earns profit or not. ओके, तो इसमें जो डिबेंचर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। अब कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, कम करे या ज़्यादा करे, ये इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही होता है इन एनी केस। ओके, नाउ शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब शेयर होल्डर्स को क्या मिलते हैं? डिविडेंड्स। डिविडेंड अमाउंट में फ्लक्चुएट्स एज पर कंपनीज प्रॉफिट। अब डिविडेंड क्या होता है? इनके जो रेट है वो ऊपर नीचे होते हैं। कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्रॉफिट अर्न किए हैं, तो फिर डिविडेंड अच्छा मिलेगा। नहीं परफॉर्म किए तो डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है। ओके, सो डिविडेंड अमाउंट में फ्लक्चुएट्स एज पर कंपनीज प्रॉफिट। रीपेमेंट, डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, hence the amount of debentures is repaid on the due date. अब डिबेंचर्स जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, से फॉर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो इतने टाइम में कंपनी को डिबेंचर्स को लौटाना होता है। ओके, सो हैंस द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिपेड ऑन द ड्यू डेट। ओके, तो जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ तो कंपनी को डिबेंचर्स लौटाने पड़ते हैं, जस्ट लाइक अ लोन। अगर किसी ने लोन लिया हुआ है 5 ईयर्स का, so after completion of 5 years loan has to be repaid. Okay, now equity shares are not repaid during the life of the company. shares जो है कंपनी कभी भी रिटर्न नहीं करती है। ओके, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये इसका भी डेट फिक्स होता है, लाइक डिबेंचर्स। तो इसको जो है रिडीम करना होता है जब भी उसका ड्यू डेट आ चुका है तब। Okay, but equity shares are not repaid during the life of the company. Okay, during the life of the company means जब तक ये कंपनी चलते रहेगी तब तक। Okay, तो जब भी कंपनी वाइंड अप करेगी तब शेयर्स को रिडीम किया जाएगा, इक्विटी शेयर्स। ओके, नाउ इश्यू एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, तो शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता सिवाय स्वेट इक्विटी शेयर्स के। क्लियर? ये सब आप पहले ही कवर कर चुके हैं हम चैप्टर 8 में। नाउ सिक्योरिटी, डिबेंचर्स में बी सिक्योर्ड बाय चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये अभी मैंने आपको बताया था फीचर्स में कि डिबेंचर्स जो है इसे सिक्योर किए जाते हैं एज ए कोलैटरल ऑफ एसेट्स। ओके, सो डिबेंचर्स में बी सिक्योर्ड बाय चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इनके ये क्यों किया जाता है? इन केस कंपनी ने डिफॉल्ट किया पेमेंट पे, कंपनी नहीं दे पा रही है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही, तो जितने का एसेट्स कोलैटरल किया गया है उतना एसेट्स को सेल करके डिबेंचर्स का अमाउंट रिपे किया जाएगा। ओके, सो डिबेंचर्स इज सिक्योर्ड अगेंस्ट चार्ज ऑफ द एसेट्स
बट शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो इसलिए शेयर्स में ज़्यादा रिस्क है। नाउ कन्वर्टिबिलिटी, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी, शेयर्स को किसी अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा किसी भी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी पे, दूसरे सिक्योरिटीज पे। क्लियर? नाउ वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ओके, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते हैं, तो उनको कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं है कोई भी डिसीजन मेकिंग पे। तो मैनेजमेंट का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग उसमें डिबेंचर होल्डर्स का कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। बट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर दे हैव अ वोटिंग राइट्स, सो शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू वोट। नाउ रिस्क, डिबेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली रिस्क फ्री एज इट इज सिक्योर्ड। ओके, सो डिबेंचर होल्डर्स का जो अमाउंट है वो रिलेटिवली रिस्क फ्री है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एसेट्स को सिक्योर किया जाता है उसके अगेंस्ट में। ओके, नाउ शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क एज दे में लूज अमाउंट इन्वेस्टेड, तो शेयर के लिए कोई भी ऐसा एसेट सिक्योर नहीं है, तो अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कम प्रॉफिट है, तो शेयर होल्डर्स के पैसे डूब भी सकते हैं। ओके, सो शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क एज दे में लूज अमाउंट इन्वेस्टेड। Now, priority of payment. In case of winding up of the company debenture, payment is made before the payment of share capital. अब जब भी कंपनी बंद होगी, कंपनी को क्लोज किया जा रहा है, सो डिबेंचर का जो पेमेंट है उसे प्रायोरिटी दिया जाएगा बिफोर पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल से पहले, यानी कि इक्विटी शेयर के पेमेंट से पहले डिबेंचर का पेमेंट किया जाएगा, जस्ट एज अ प्रेफरेंस शेयर। ओके, शेयर्स में शेयर्स का पेमेंट डिबेंचर्स के बाद किया जाएगा। ओके, सो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल पेमेंट इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ओके, सो डिबेंचर का पेमेंट के बाद ही शेयर का पेमेंट किया जाएगा। कब? जब कंपनी क्लोज हो रही होगी तब। क्लियर? तो डिबेंचर्स और शेयर्स का डिफरेंस आपको माइंड पे रखना है अच्छे से। ओके, इसको अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर? तो डिबेंचर्स का मीनिंग अच्छे से समझ के रखो, और शेयर से डिफरेंस क्या है ये भी आपको समझ के रखना है। ओके, न्यूमेरिकल्स करते समय तो ये सब सेम है। ओके, लेकिन उसके जो परफॉर्मेंस, उसके जो फीचर्स हैं वो अलग हैं शेयर से। ओके, इसको एक ही नहीं समझ लेना है। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की मीनिंग आपको समझ के रखने हैं। आपको सिर्फ सिलेबस में अभी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो इफेक्ट होता है किसमें, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। इशू जब डिबेंचर्स करेंगे तो उसमें रिडेम्पशन का क्या इफेक्ट होगा, इसकी आपको जर्नल एंट्री करना है। तो उसकी जर्नल एंट्री के लिए आपको रिडेम्पशन का मीनिंग आपको समझ के रखना है। ओके, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपको। ओके, सिर्फ उसके इशू के में जो इफेक्ट होगा यही आपको समझना है। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट मीनिंग समझेंगे। इट मीन्स डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स बाय रिपेइंग द अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स। ओके, तो डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी को क्लियर कर रही है कंपनी। कैसे लाइबिलिटी को क्लियर कर रहे हैं? अमाउंट को रीपे करके। ओके, तो ये आपको अच्छे से मालूम चल चुका है कि डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन विच कंपनी बोरोज फ्रॉम पब्लिक। ओके, तो कंपनी ने बोरो किया हुआ है पब्लिक से, किस और ये कितने टाइम के लिए होगा? एक फिक्स पीरियड के लिए कंपनी बोरो करती है। तो उस बोरो जो अमाउंट है इसे कंपनी रीपे करती है। तो रीपे किए किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। तो जैसे ही रीपे हो गया तो कंपनी का लाइबिलिटी खत्म हो गया। सो इट मीन्स डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स बाय रिपेइंग द अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स। सो रिडेम्पशन का क्या मतलब निकल के है? रिडीम मतलब रिपेइंग। ओके, रिडेम्पशन मीन्स रिपेइंग द अमाउंट। ओके, रिडीम करना। देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट पार। अब कंपनी जो है रिडेम्पशन को इशू की है एट पार पे और रिडीम भी की है एट पार पे। इशू की है मतलब कंपनी जो है पब्लिक से पैसे लिए हैं।
ओके, और किस रेट पे, एट पार वैल्यू पे, क्लियर। और रिडीम जब किया डिबेंचर्स को, रिडीम मतलब जब रीपे किए उस डिबेंचर्स को कंपनी ने, तो भी एट पार वैल्यू पे किया, तो यहाँ पे कंपनी को कोई भी लॉस का सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ा, जितने में कंपनी ने इशू किया उतने में ही रिडीम किया। सो फेस वैल्यू एंड रिडीमेबल वैल्यू इज सेम। ओके, पार में क्या होगा, जब दोनों ही पार पे है तो दोनों की वैल्यू सेम है, क्लियर। अब इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट तो अमाउंट रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो आपने शेयर में सीखा हुआ है, जस्ट शेयर का जो है नाम चेंज करके आपको डिबेंचर यूज़ करना है, क्लियर। सारे लॉजिक शेयर्स के ही लगेंगे न्यूमेरिकल्स में आपको, सिर्फ रिडेम्पशन जो है ये आप अभी भी यहाँ पे नया सीख रहे हो, तो रिडेम्पशन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, देन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। ओके, एट पार है तो इसमें कोई भी डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं लगेगा, तो ये दो एंट्रीज हो गई, क्लियर। अब जो एंट्रीज मैं बताने वाला हूँ इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किया था तो डिस्काउंट में किया, डिस्काउंट यानी वैल्यू कम करके किया, तो एक तो ये कंपनी को नुकसान हुआ। दूसरा, जब रिडीम किए, जब रिडेम्पशन किया तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट पे कंपनी रीपे कर रही है, तो ये एक डबल नुकसान हो रहा है। ओके, तो रिडीमेबल वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू। ओके, रिडीमेबल वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, इट इनकर्स डबल लॉस फॉर द कंपनी। डबल लॉस कैसे हुआ, एक तो डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। जब इशू किए एक तो प्राइस कम किए और दूसरा रिडीम किए तो प्रीमियम पे किए, तो हो गया डबल लॉस, तो इसलिए यहाँ पर डबल लॉस लिखा मैंने। देन लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ओपन फॉर बोथ द लॉस। अब इन दोनों लॉस को इफेक्ट करने के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करेंगे। ओके, इन दोनों को अलग अलग लिखने की जगह दोनों एक साथ अमाउंट को मर्ज करके लिखेंगे, किसमें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं ये इशू की ही है, रिडेम्पशन का नहीं है, क्लियर। रिडेम्पशन का जो एंट्री है ये आपको नहीं करना है, रिडेम्पशन की एंट्रीज आपको भी सिलेबस में नहीं है, क्लियर। तो हम इशू में ही क्या रिडेम्पशन का इफेक्ट होगा ये जान रहे हैं, रिडेम्पशन का इफेक्ट हम कर रहे हैं, क्लियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है इशू। ओके, हम इशू की ही एंट्रीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर। अब सेकेंड एंट्री से आपको ध्यान देना है, ये तो आप करते ही आए थे, एट पार पे किए थे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, अब आपको डिस्काउंट का इफेक्ट करना है और जो रिडीम किए हैं प्रीमियम पे इसकी एंट्री देखनी है। तो जब भी कंपनी रिडीम कर रही है प्रीमियम पे तो ये भी नुकसान हो रहा है और डिस्काउंट भी नुकसान है, तो ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया गया है। अब इसमें क्या आ गया है, इसमें दो पार्ट इंक्लूडेड है, एक तो है डिस्काउंट और दूसरा है दिस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इन दोनों का अमाउंट यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। ओके, सपोज डिस्काउंट है 5 रुपीज़ और प्रीमियम है 7 रुपीज़, डिस्काउंट है 5 रुपीज़ और प्रीमियम है 7 रुपीज़ जिसमें इशू किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 7 से हम इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 7, क्लियर, समझ में आया। तो जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो क्लियर है, ये यहाँ तक के लॉजिक आपको समझ के रखना है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। अब कंपनी ने डिबेंचर जो इशू किया था वो तो प्रीमियम में किया और रिडीम भी प्रीमियम पे किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज ओपन फॉर इश्यू, ये तो आपको पता ही है, एंड
premium on redemption account is also opened for redemption. Okay, premium on redemption account is opened for redemption. Okay, तो अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं. फर्स्ट तो सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट, अमाउंट रिसीव होने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट. देन ट्रांसफर की एंट्रीज करनी है हमें. ओके, तो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हमने इशू किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दिया क्रेडिट पे. क्लियर, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्रेडिट पे, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट हुआ. अब यही जो क्या है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दिस इज लॉस. ये क्या है, कंपनी के लिए लॉस, तो इसको डेबिट में शो करना है. तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट. ओके, तो ये समझ में आ गया. इसका अमाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट और लॉस ऑन इशू का अमाउंट ये सेम रहेगा. ओके, क्योंकि इसी को ही हम शो कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को ही शो कर रहे हैं, इशू में शो कर रहे हैं हम इसे, तब जाके डिबेंचर में जो है एग्जैक्ट अमाउंट मैच हो रहा है. ओके, क्लियर हो रहा है. और ये ध्यान रखो, हम ये इशू के एंट्रीज कर रहे हैं. अगर हम इसे रिडेम्पशन के एंट्रीज करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, उनको हर फ्लो माइंड पे बैठना चाहिए. तो कई बार वो ये सोचेंगे कि जब ये प्रीमियम अगर ये लॉस है तो हम इसे क्रेडिट में क्यों कर रहे हैं. ओके, तो ये क्रेडिट में इसलिए किया क्योंकि हम इशू का इफेक्ट दिखा रहे हैं, और जब रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे तो इसे वापस से डेबिट करेंगे. जब रिडेम्पशन की एंट्री करते हैं तो ये वापस से डेबिट होता है. ओके, तो रिडेम्पशन की एंट्रीज नहीं है, इसलिए मैं उसकी एंट्रीज आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन ये फ्लो पूरा माइंड में बैठे, आप कंफ्यूज ना हो करके मैं ये चीज पूरा आपको समझा रहा हूं. ओके, तो इशू के समय तो क्रेडिट हो गया प्रीमियम और रिडेम्पशन, और ये वापस से जब रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे, जब कंपनी रीपे करेगी, तो उसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है ये वापस से डेबिट होगा. क्लियर, तो रिडेम्पशन के समय ये वापस से डेबिट होता है. क्लियर, समझ में आ गया. ओके, तो ये लॉजिक, तो इसका हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इसका भी. और एक चीज आपको ध्यान देना है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन डिस्काउंट डज नॉट अप्लाई टू कंपनी. ओके, तो कंपनी जो है डिबेंचर्स डिस्काउंट में रिडीम नहीं करती है. ओके, तो कंपनी क्या करेगी, एट पार कर सकती है, एट प्रीमियम कर सकती है. ओके, समझ में आया. तो डिस्काउंट में रिडीम नहीं होगा. ओके, तो समझ में आ गया, ये डिस्काउंट में रिडीम नहीं होगा. क्लियर, तो जनरल एंट्री को ठीक से समझोगे, उसके बाद हम अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे.